नमस्कार दोस्तों, आपसे मैंने एक वायदा किया था कि मैं किसी से आपको मिलवाने वाला हूँ, एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने खुद को साबित किया। बहुत सारी परिस्थितियाँ थीं, उन परिस्थितियों से आगे बढ़ के खुद को साबित किया और आज फाइनली हमारे साथ हैं। वो समय आ गया है। हमने ये काफ़ी पहले आपसे कहा था, लेकिन वो समय नहीं आ पा रहा था। हर एक चीज़ का समय होता है और आज वो समय आ गया, तो आज बात भी हो जाएगी और जो अनुभव रहा है उनका, जो यात्रा रही है उनकी सफलता की, वो भी आपके सामने। हम लोग कुछ ऐसी कोशिशें करेंगे कि वो आपके सामने इस तरीके से आएगी कि आप उसका लाभ उठा पाएंगे। आज हमारे साथ हैं आराधना अवस्थी जी, खंड शिक्षा अधिकारी के तौर पर अभी कार्यरत हैं और अभी लेटेस्ट सिलेक्शन है, इसलिए नए पैटर्न पे बहुत कुछ आपको मिल सकता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और आपसे मैं इस पूरी जो बातचीत की यात्रा हमारी होने वाली है 20-25 मिनट की, उसमें ये चाहूँगा कि आप इन लोगों को कुछ ऐसा बता के जाएंगे कि जैसे आपके सपने साकार हुए हैं वैसे ही इन लोगों के भी सपने साकार हो पाए, उसमें इनको हेल्प मिल पाए। बस यही उद्देश्य है इसका। तो मैं फिर से इन सभी देखने वालों की तरफ से भी आपका स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये लोग कमेंट करेंगे लेकिन वो कमेंट बाद में मिलेगा आपको, आप पढ़ सकेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत वहीं से करेंगे जैसा कि हम करते हैं कि आपको इस तैयारी की प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा की शुरुआत जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं अपने पापा जी को देखती थी कि वो रात में लैंप लगा के पढ़ाई करते थे। तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे समझ में नहीं आता था कि ये तो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, तो ये अब क्या पढ़ाई कर रहे हैं। तो मम्मी से पापा से थोड़ा डरते थे, तो मम्मी से पूछा कि मम्मी पापा क्या पढ़ाई करते हैं। तो मम्मी कहने लगी कि पापा अधिकारी बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने पूछा अधिकारी क्या होता है, तो कहती हैं कि तुम अगर कुछ बदलना चाहती हो तो तुम्हें एक अधिकारी बनना होगा, तुम अपने हिसाब से कुछ करना चाहती हो तो तुम्हें एक अधिकारी बनना होगा। तो बचपन से ही कि अधिकारी, बहुत छोटी थी तो नहीं जानती थी कैसा अधिकारी, क्या अधिकारी, पर ये था कि हाँ अधिकारी बनना है, उससे मेरे पास अधिकार आएंगे, मैं कुछ समाज में बदलाव ला पाऊँगी। तो हमेशा से ही ये एक रहता था कि मुझे पढ़ना है और कुछ बनना है। तो मेरी प्रेरणा की शुरुआत वहीं से हुई और फिर मेरा पढ़ाई में थोड़ा मन भी लगता था, पढ़ती थी। धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो कुछ लोग ऐसे मिले जो मेरी प्रेरणा पे और मेरे पढ़ाई लिखाई पे यकीन करने लगे कि तुम कुछ कर सकती हो। तो जब मैं हाँ तो उनको मेरे ऊपर यकीन, खासकर मेरी माँ को मुझ पर बहुत यकीन रहता था, मेरी बहन को मुझ पर बहुत, मुझे इतना यकीन तब नहीं रहता था पर उन लोगों को मुझसे ज़्यादा यकीन रहता था कि तुम कुछ कर सकती हो आगे। तो हो गया ना? हाँ अब तो हो गया। तो मतलब शुरुआत बता रही हूँ कि कहाँ से प्रेरणा की शुरुआत हुई। तो जब मैंने MSc वगैरह कंप्लीट कर लिया अपना पढ़ाई, तो वो कहती थी कि इसको यहीं अभी एंड मत करो अपनी एकेडमिक पढ़ाई को, और जो एक सपना देखा है अधिकारी बनने का उसको तुम पूरा करो। तो वो उनके यकीन पे मैं खरा उतरना चाहती थी और मैंने अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखी, उसको कभी ब्रेक ही नहीं किया। काफ़ी सालों से मैं जो है पढ़ती रहती थी। बस ये आप ये समझ लीजिए कि पढ़ना मेरी एक हॉबी बन गया था, कि मुझे काम खत्म करके सबसे अच्छा पढ़ना लगता था। यानी कि और जब कोई काम हॉबी बन जाता है तो हॉबी उसे कहते हैं कि जिसके बिना आप रह ना पाए। मतलब चाहे जितना मेरा बिजी शेड्यूल रहता था, जब तक मैं 1-1.5 घंटा भी अगर पढ़ लेती थी तो मुझे अच्छा फील होता था कि आज का दिन मेरा वेस्ट नहीं गया। और इन केस अगर कभी नहीं पढ़ पाती थी तो मुझे लगता था आज का दिन मेरा पूरा वेस्ट हो गया, आज मैंने कुछ पढ़ा नहीं, कुछ आज मैंने अच्छा गेन नहीं करा। ये तो बहुत बड़ी बात है कि वो आपने जो आपका लक्ष्य था उसके रास्ते को आपने हॉबी बना लिया। हाँ। तो अगर हम पूछे शुरुआत कब से हुई, तो शुरुआत तो बचपन से ही हो गई थी। बचपन से एक सपना हमेशा दिल में रहता था कि कुछ अलग करना है, कुछ अधिकार लेने हैं, कुछ अधिकारी बनना है। तो ये सब चीज़ें तब इतनी क्लियर विजन नहीं था कि क्या है होता है, क्या सिविल सर्विसेज होता है, क्या हाँ छोटे, बस ये था कि पढ़ के ही ये सब चीज़ें अचीव करी जा सकती हैं और पढ़ कर ही अपने सपने को पूरा किया जा सकता है। मैं कह सकता हूँ कि लक्ष्य बाद में आया, रास्ता पहले से तय हो गया। हाँ रास्ता पहले से तय हो गया था। आप चल पड़ी और उसके बाद में फिर आपकी शादी भी हो गई। आपको मैं बताऊं कि आप 2 बच्चों की माँ भी हैं और पहले से जॉब में भी थी और उसके बाद में सिलेक्शन। तो जब शादी हुई आपकी तो क्या कुछ रुकावट आई इसमें? देखिए जनरली शादी तो सभी को करनी होती है। हाँ, पर एक शादी का टाइम होता है कि आजकल तो टाइम बढ़ गया है, पर हमारे टाइम पे मतलब 26-27 साल रहता था कि जनरली लड़कियों की तो हो ही जाती थी, पर मेरी कुछ उससे भी पहले हो गई। मेरी 19 ईयर्स में मैरिज हो गई थी। कुछ घर की सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे मैरिज करनी पड़ी। और पर मेरे अंदर का जो सपना था कि जैसे लोग, जब मैं एक आपको इंसिडेंट बताती हूँ कि मैरिज का कार्ड देने मम्मी मेरी गई किसी रिलेटिव के यहाँ, तब मैं उस समय MSc का बस एडमिशन ली थी। तो उनको पता चला कि इनकी तो फरवरी में शादी हो रही, तो कह रही, वो बोली कि तुम तो MSc कर रही थी, अब हो चुका पढ़ाई लिखाई, अब बस छोड़ो, हो गया बहुत। तो उनकी वो जो बात थी वो मैंने एकदम अपने दिल में बैठा ली।
तो जब भी अगर मेरा माइंड डाइवर्ट भी होता था तो मुझे उनकी वही बात याद आ जाती थी कि अब तो हो गया, बस मैं उठती थी और पढ़ना शुरू कर देती थी। और मैंने मैथमेटिक्स से करा तो ये मतलब उसके लिए तो रेगुलरिटी चाहिए कि पढ़ना ही पढ़ना है आपको, बिना आप सॉल्व करें तो कर ही नहीं सकते। तो बस उनके जो कहते हैं कि लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, लोग बहुत बातें सुनाते हैं, तो वो बहुत आप उनको ऐसे लीजिए कि जब आपको कोई इस तरीके के वर्ड्स कह रहा हो तो उसको जवाब देने की बजाय पॉजिटिव में लीजिए और कि इसका जवाब तो समय देगा। तो वो आपके बिल्कुल एनर्जी बूस्टर की तरह काम करती हैं ये चीज़ें जब आपको कोई क्रिटिसाइज़ करता है। तो ये मान लीजिए कि ये आपके लिए एक बून है, अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि वो आपका एकदम एनर्जी बूस्टर की तरह काम करेगा। लेकिन अक्सर तो लोग निराश हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि अपने ऊपर फेंके गए पत्थरों से जो मकान बनाना सीख गया उसकी कोई मंजिल रोक ही नहीं सकता। क्या बात है। तो आपने कुछ ऐसा ही किया, शुरू से सोच लिया था। हाँ। तो जब इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति कहाँ से आई? जैसे आपने कह तो दिया एक लाइन में कि ठीक है उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन ये लोग कर नहीं पाते हैं, हम लोग निराश हो जाते हैं, समाज के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं। हाँ सर, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। शादी के बाद पढ़ाई करना, फैमिली देखना, जॉब देखना मुश्किल होता है, पर नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। अगर आपने कोई चीज़ ठान ली है, देखिए 24 घंटे सबके पास होते हैं, चाहे वो वर्किंग लेडी हो, चाहे घर में रह रही हो, जिसको भी आप सक्सेसफुल मान रहे हो, सबके पास 24 घंटे हैं। और उन 24 घंटों में किसने कैसे यूज़ करा, सक्सेस वहीं से डिफाइन हो जाती है आपकी सक्सेस, कि आपको सक्सेस मिलनी है कि नहीं मिलनी है। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे कोई लगातार काम करता हो, चाहे जो भी हो। 2-2.5 घंटा अगर हम अपने सपने के लिए जी लें तो उससे बड़ा तो मुझे लगता है कि कुछ एनर्जी बूस्टर है ही नहीं। कि जब आप अपने सपनों को जीना शुरू कर देते हैं कि ये मेरा सपना है और मुझे इसके लिए करना है, तो वो आपको कभी थकाती ही नहीं है, चाहे आप जितना थके हों, जितने भी आप टायर्ड हो। अगर 2 घंटे आप अपनी हॉबी के लिए निकाल रहे हैं, किसी को बुटीक में इंटरेस्ट रहता है, कोई कविताएँ लिखना चाहता है, कोई पेंटिंग बनाना चाहता है, तो मैं यही कहती हूँ कि अगर आपने अपने 24 घंटे में से 1.5-2 घंटे भी अगर अपने ऊपर देना शुरू कर दिया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। यानी कि जो सपने हैं आपके वो आपकी दिनचर्या में शामिल होने चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और जब आप उन सपनों को जिएंगे ना तो आप कभी भी थके नहीं महसूस करेंगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और जिस दिन नहीं दे पाएंगे तब आपको बुरा लगेगा कि आज मैंने अपने सपने के लिए कोशिश नहीं करी। तो ये जो यात्रा थी आपकी, जैसे सपना तो आपने बना लिया, लोगों की जो ताने थे या नेगेटिव थॉट्स थे उसको आपने पॉजिटिव उसमें चेंज कर लिया। आपने कहा जो पत्थर मारे गए उससे मकान बनाना सीखना चाहिए, तो आपने वो राह चुनी और उसको अख्तियार किया और आगे बढ़ी। चुनौतियाँ तो आई होंगी, बहुत सारी चुनौतियाँ आई, भीषण चुनौतियाँ आई। कभी कभी तो ऐसा फील होता था। तो थोड़ा सा कुछ बताएं, जैसे लोग उससे जो लोग सुन रहे हैं, और क्योंकि सबका सपना है, यहाँ पे जो भी सुन रहे हैं आपको, उनका सपना तो निश्चित है, अब वो क्या कर पा रहे हैं, ये थोड़ा सा चुनौतियों के कारण कितना प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि लाइफ इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेज। ठीक है, जिसने ये मान लिया उसके लिए लाइफ कठिन नहीं है। जितनी भी आप चुनौतियों को, मुश्किलों को ऐसे लीजिए कि ये दीज आर द पार्ट ऑफ अ लाइफ, और इसको हमें उस समय पॉजिटिव रह के कैसे, कोई भी, देखिए मेरा सब्जेक्ट मैथ्स रहा है, उससे मैंने जो सबसे अच्छी एक चीज़ सीखी कि एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सल्यूशन। जो मैथ्स का एक अगर बेसिक फंडा है कि एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सल्यूशन। अगर प्रॉब्लम है तो उसका कहीं ना कहीं सल्यूशन जरूर है। जैसे क्वेश्चन का आंसर है, आंसर का क्वेश्चन है, वैसे ही प्रॉब्लम का सल्यूशन है। बड़ी बात है वास्तव में। तो अगर बस मेन चुनौतियाँ जब हमारे सामने होती हैं, मुश्किलें होती हैं, तो वो ऐसे ही बेवजह नहीं आती, वो हमें आगे बढ़ाने के लिए ही आती हैं। और मुझे लगता है कि वो बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जिनके आगे चुनौतियां आती हैं, कि ईश्वर जो है उनको परख रहा है कि क्या मुझे जो इनको देना है उसके ये काबिल हैं कि नहीं। आज आप कल आपको जॉब करेंगे, बड़े जॉब करेंगे, तो आज अगर आप अपने लाइफ की चुनौतियां नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो कल आप दूसरों की चुनौतियां कैसे सॉल्व कर पाएंगे। मुझे ऐसा फील आया कि ये सब मेरी परीक्षाएँ चल रही हैं और मुझे धीरे धीरे बस इनका सल्यूशन ढूंढना है, धैर्य नहीं खोना है, और हमेशा ये बनाए रखें कि ईश्वर मेरे साथ है, वो मेरा कभी बुरा नहीं कर सकता। और धीरे धीरे सब चुनौतियां जो है मेरे लिए अवसर बनती चली गई। लेकिन लोग तो इसी से डिस्टर्ब होते हैं, एक चुनौती आती है लोग तो छोड़ के बहुत दूर भाग जाते हैं, बहुत दूर। तो ऐसा कैसे किया जाए? जैसे लोग यही कहते हैं, जैसे मोटिवेशनल वीडियो लोग देखते हैं, तो मोटिवेशनल में यही बताया जाता है वीडियो में आजकल जो चल रहे हैं, आग लगा दो, तोड़ दो, फोड़ दो, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि ये कैसे, है ना। जैसे आपने एक चीज़ बताई कि उसको दिनचर्या में शामिल करना है, 2-2.5 घंटे का समय निकालना है। ऐसी कुछ चीज़ें और जो आपकी सीक्रेट कुछ रही हैं जो आपने कभी किसी को ना बताया, अभी यहाँ बताइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ।
देखिए, चुनौतियों का सामना बस आप यही मान के चलिए, एकदम से कोई चुनौती आपके सामने आई तो एकदम तो सॉल्यूशन नहीं दिखाई पड़ेगा, पर जब हम उस चुनौती को धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे, उसकी गहनता में जाएंगे कि क्या कारण है इसका। अगर देखिए प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हो तो हमें सॉल्व करना चाहिए, और अगर हमें लग रहा है कि ये चीज़ हमारे सल्यूशन से दूर है, इसको हम नहीं कर सकते हैं, तो उसे हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सुख इसी में है कि अगर आपके पास कोई ऐसी चुनौती है जिसको आपको लग रहा हो कि मैं डील ही नहीं कर सकती हूँ, तो मे भी आपको ईश्वर जो है उसमें रहना सिखा रहा है कि कैसे कठिन परिस्थितियों का सामना किया जाता है। तो कभी भी पीछे नहीं हटना है। अगर आप वो नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट, जैसे मैं एक एग्जांपल दे के बताती हूँ कि हम लोगों के पास तो हाथ पैर भगवान ने सब कुछ दिया है, चुनौतियाँ हैं वो एक अलग चीज़ है, पर जिसके आँख नहीं है, जिसके हाथ नहीं है, क्या उनकी चुनौतियाँ हम लोगों से कम हैं या हमारी चुनौतियाँ उन लोगों से बड़ी हैं? कहीं नहीं। हमारी चुनौतियाँ उन लोगों की चुनौतियों के आगे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। पर हमारे सामने एक से एक ऐसे एग्जाम्पल आए हैं कि जो लोग ऐसे चैलेंजेस होते हुए कि जो जिनकी बॉडी ही नहीं कंप्लीट है और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, वो उस चुनौती को बदल नहीं सकते। अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो वो अपनी चुनौती को बदल नहीं सकता, उसने उसको स्वीकार कर लिया और उसी से वो आगे बढ़ रहा है। तो हमारे लाइफ में भी जो कुछ चुनौतियाँ ऐसी होती जिनको हम बदल नहीं सकते, तो उनको स्वीकार करते हुए अपना रास्ता आपको निकालना है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। सब कुछ हम नहीं बदल सकते, सब कुछ हम नहीं बदल सकते, कुछ ईश्वर भी बदलता है, कुछ उसके हाथों में होता है। हमको उसकी रास्तों को कैसे समझना है और कैसे उस पर चलना है और कैसे अपने लिए रास्ते बनाना है, ये हमारा काम है। अक्सर मैं सुनता रहता हूँ कि लड़कियों के सामने बड़ी चुनौतियाँ हैं। अक्सर होता है कि लड़कियों को तो शुरू से ध्यान नहीं दिया जाता, लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लड़कियाँ क्यों आपके रास्ते पे चलें? तो आपके मुताबिक ये है कि उनको उस चीज़ों को एक्सेप्ट करके कि हैं समस्याएं, बाहर निकलेंगी तो हो सकता है कि कोई उनको छेड़े, लेकिन उसको स्वीकार करके चलना चाहिए, कहने का मतलब। देखिए, हाँ, अगर आप लड़की हैं तो ये इसमें कोई गुनाह तो आपने किया नहीं कि आप फीमेल बनकर दुनिया में आई हैं। ईश्वर ने दो बनाए हैं जेंडर, एक दो ही जाति बनाई है, एक मेल एक फीमेल, इसके अलावा कोई जाति नहीं है। तो इसमें हम क्यों कहें कि हम कहीं से कमज़ोर हैं? आप बाहर निकल रही हैं, बहुत से लोग बोलेंगे, गलत बोलेंगे, क्या हम सबका जवाब देते हुए चले? अगर हम उनका जवाब दे रहे हैं यानी हम उनकी चीज़ों को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे घर में भी या बाहर भी आप कई जगह जहाँ जाएंगी तो कुछ आपको डाउन करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे कि जो आपको लगेगा कि अगर आपने उसी जगह, हाँ, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि वो आपके लेवल से ही वो ऊपर उठ जाए और आपको ज़्यादा पर, तो उस जगह उनको वहाँ पर सुनाना भी चाहिए, उस जगह उनको स्टॉप भी करना चाहिए कि इससे मतलब जहाँ पर आपको लगे कि अब ये एक्सेप्टेंस के काबिल नहीं है, अब इनको जो है समझाना पड़ेगा। तो जहां तक आप इग्नोर कर सकते हैं कि भाई रास्ते में हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो क्या हाथी हर एक कुत्ते को जवाब देगा? ऐसा नहीं है। तो आपको अपने रास्ते बनाने, बाकी दुनिया जो कह रही है कहने दीजिए, आपको एक सही राह पे चलना है, आप चलते रहिए। अक्सर लोगों के पास एक्सक्यूज होता है, अगर हम लड़के होते तो बहुत कुछ कर जाते, लड़की है इसलिए नहीं, मैं इस चीज़ को कभी नहीं मानती। आपने ये चीज़ एक्सेप्ट किया, आगे बढ़ी। अब मैं जानना चाहता हूँ जैसे आपने जब तैयारी शुरू की तो तैयारी स्टार्ट कैसे, क्या क्या आपने फॉलो किया, ये भी थोड़ा सा हमको बात करनी है, क्योंकि यहाँ थोड़ी पढ़ाई लिखाई की भी बात जरूरी है। पढ़ाई लिखाई सब लोग कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या था, जैसे क्या तरीका था, आपने क्या सोचा कि क्या चीज़ करने की ज़रूरत है, क्या नहीं करने की ज़रूरत है, थोड़ा पढ़ाई के बारे में। देखिए, एकेडमिक जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास एक लिमिटेड सिलेबस रहता है कि जैसे हम एमएससी कर रहे हैं तो हमें मैथ्स में ये बुक्स पढ़नी है, बीएड है, एमएड है, ये सब कर लिया। बट जब हम सिविल सर्विसेज की तरफ उतरते हैं और ये वाली पढ़ाई शुरू करते हैं तो ये इतना ब्रॉड सिलेबस है कि मुझे लगता है अगर आप सिर्फ सिलेबस कवर करने के चक्कर में रहेंगे तो कभी सिलेबस कवर ही नहीं होना है। तो इसका सबसे, हाँ, ये चीज़ मैंने इसलिए माना कि जब मैंने फर्स्ट टाइम पीसीएस का पेपर दिया था तो मैंने वो बैक क्वेश्चंस लगाए, तो इसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, सिर्फ मैं ये देखना चाहती थी कि इसमें आता क्या है। तो मैंने बैक क्वेश्चंस खाली लगाए जो प्रीवियस ईयर के थे और मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करी उसमें। हालांकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल मार्जिन पे रह गया, बट मुझे ये उस चीज़ से एहसास हो गया कि इतना करके यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। मुझे एक ये चीज़ समझ में आ गई। तो जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि मोटी मोटी किताबें पढ़नी चाहिए, 18 घंटे पढ़ना चाहिए, तो ये जो एक दिमाग से था ये वॉश आउट हो गया कि आप सेलेक्टेड पढ़ के आप अपना टारगेट पा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मोटी मोटी किताबें जरूरी नहीं है। बिल्कुल ज़रूरी है ही नहीं। आप सेलेक्टेड पढ़िए, रिवीजन सबसे, रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। आप कम पढ़िए और रिवाइज करते रहिए, वही आपको एग्जाम में हेल्प करने वाला है। मैं आपसे अगर बुक लिस्ट पूछूं तो आपके पास बुक लिस्ट कोई बुक लिस्ट नहीं है मेरे पास, और फाइनल सिलेक्शन आपके पास है। हाँ। तो ये भी आपने एक बड़ी बात है। तो आपने जैसे क्या किया, आपने क्या फॉलो किया, जैसे आपने लेटेस्ट एग्जाम जो दिए, जैसे बीओ का, पीसीएस का, बीओ में आपको फाइनली सिलेक्शन भी मिल गया, और तो आपने क्या फॉलो किया उसके बारे में थोड़ा सा इन लोगों को बताइए। जैसे आपने
जो रास्ता अपनाया? हाँ, पीसीएस के लिए जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने यही सब पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिर करंट अफेयर्स, इन सब पे, पर कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन रुक जाता था। तो मुझे लगता था कि कुछ कमी रह रही है, कुछ कमी रह रही है, जो सिलेक्शन रुक रहा है, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, यानी जो पढ़ते हैं वो कुछ और ज़्यादा इसमें उनका ऐड रहता है। तो मैंने फिर खोजा कि आखिर क्या ऐड रहता है, वो क्या ऐसा कर देते हैं कि वो 4 नंबर मुझसे आगे ले जाते हैं और मैं 4 नंबर पीछे रह जाती हूँ। तो जब मैं यूट्यूब में जुड़ी तो मैंने सर का डेली करंट, वो जो डेली 30, हाँ, मैंने देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तब मैं इनको जानती भी नहीं थी, आज से 2-3 साल पहले की बात है। तो बस मुझे ये लगता था कि इनका ये प्रोग्राम अच्छा बहुत है, उसमें एक्चुअली करंट अफेयर्स भी रहता था और एक टॉपिक कवर होता था, तो वो रहता था क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, पूरी क्विज जैसी रहती थी। तो जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे ये लगा कि हर चीज़ अगर हम ऑब्जेक्ट प्री की तैयारी कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही करनी चाहिए। और फिर जब इनसे संपर्क हुआ तो पता चला टेस्ट सीरीज़ वगैरह आती हैं, तो मैंने जब टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव हुआ। तो मेरी जो सक्सेस, जो मेरे 4 नंबर पीछे रह रहे थे तो और मैं 20 नंबर आगे हो गई। सिलेक्शन बस इसी 8-10 नंबर से ही हाँ होता है। तो ये टेस्ट सीरीज़ जब मैंने सॉल्व करी तो इनकी भी ज्वाइन करी, और भी जो मुझे लगता था हाँ दूसरे उसकी, तो मैंने कई मतलब मैंने अपने रूटीन में अपना लिया कि मुझे एक टेस्ट सीरीज़ रोज़ सॉल्व करनी है। अब मैंने मेरी जो प्रिपरेशन थी, रूट थी, वो मजबूत हो चुकी थी कि मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं बुक उठाती थी तो मुझे सब आ जाते थे, लगता था अब इनको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, तो वो टेस्ट सीरीज़ में कवर ही हो जाते थे ऑलरेडी। तो बस मैं क्योंकि थक के बहुत आती थी, पर जब टेस्ट सीरीज़, बस ये था टारगेट कि आज एक टेस्ट सीरीज़ 150 क्वेश्चन होते हैं एक टेस्ट सीरीज़ में। आपकी जॉब भी मुझे जहाँ तक पता है कि आपने एक बार बताया था दूर था, बहुत दूर थी, तो हाँ, जल्दी निकलना, शाम को देर में, पर वही है कि जो सपना दिमाग में चल रहा था कि कुछ करना है, तो वो मुझे बूस्ट की तरह काम करता था। जैसे दूध में बूस्ट मिलाते हैं तो बस वैसे ही वो मेरे दिमाग में सारी सिचुएशंस और वो एज अ बूस्ट काम करती थी। हाँ, उसी का। तो बस मैं उठती थी और सारा घर का काम वगैरह फिनिश करके, मुझे लगता है मैं 7-8 बजे बैठ जाती थी लेकर, और 2 घंटे एक टेस्ट सीरीज में जाते थे। तो उनको मैं, घर का भी काम है, नौकरी भी है, सब कुछ मैनेज करना है, पूरे फैमिली को भी, और सिलेक्शन हो जा रहा है। कुछ लोग केवल पढ़ाई के लिए ही, सिलेक्शन ठीक है, उनका एक सपना है, उसी के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, लोग पढ़ते हैं 10-12 घंटे पढ़ते हैं। कुछ क्या होता है ऐसा, आपको क्या लगता है कि वो क्यों नहीं पा पाते अपने सिलेक्शन को? वही पढ़ाई की डायरेक्शन देखिए, हाँ, खाली घंटे बढ़ाने से कुछ नहीं होता कि आपने 15 घंटे पढ़ लिए, 20 घंटे पढ़ लिए। अगर आपने एक दिन 18 घंटे पढ़ लिए और रिवाइज ही नहीं कर पाए आप सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में, तो आपको कुछ नहीं याद रह जाएगा। अच्छा, मेरी टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का भी एक पैटर्न था। जब मैं टेस्ट सीरीज 150 के 150 क्वेश्चन तो किसी को आते नहीं है, और उसमें लगभग 50 क्वेश्चन ऐसे रहते थे जो सबको आते ही हैं, तो उनको हमें दोबारा देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो जो हर टेस्ट सीरीज़ में जो टिपिकल क्वेश्चंस आते थे, नए क्वेश्चंस जो मुझे लगते थे, उसकी मैंने एक डायरी मेंटेन कर रखी थी। तो वो मैं शॉर्ट में एकदम कि ये क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन ऐसा कि ये जो भी पूछा गया और उसका आंसर लिख लिया और उसको सर्कल में कर लिया, तो मेरे एक पेज में 5-6 सर्कल बन जाते थे। तो हर हफ्ते सैटरडे या संडे जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था, मान लीजिए टेस्ट सीरीज नहीं मन हो रहा लगाने का, तो मैं उसको एक बार बस सर्कल्स देख लेती थी, तो वो मेरे दिमाग में बैठ जाता था कि सर्कल में नहीं करता था। तो ये जो आप कर रही हैं वही पढ़ाई है सबसे बड़ी। तो वो मैं रिवाइज कर लेती थी और उन पेज को फोल्ड करती जाती थी कि ये मैंने एक बार देख लिया है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता था कि मैं एक बार में बैठ के कई चीज़ें रिवाइज कर पाऊँ। तो मैं टुकड़ों में पढ़ाई करती थी, टुकड़ों में रिवाइज करती थी। और टुकड़े जोड़ के कितने घंटे हो जाते थे ज़्यादा से ज़्यादा? अगर मैं जा रही हूँ रेगुलर और अपने रूटीन में हूँ, हाँ सच वाला, तो ये टोटल मिला के 2 घंटे से ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता था। देख लीजिए, सिर्फ 2 घंटे वर्किंग। इसमें एक बड़ी चीज मुझे लगी, रेगुलरिटी थी, बस रेगुलरिटी बनी रहती थी हमेशा रही। हाँ, और संडे के दिन मैं टेस्ट सीरीज नहीं लगाती थी, ना किसी छुट्टी के दिन टेस्ट सीरीज। मैं उसमें क्या करती थी, पूरा दिन जैसे अपना काम फिनिश हो गया, क्योंकि मेरा जॉब काफ़ी दूर था, तो मेरे बैकबोन में प्रॉब्लम हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती थी। तो मैं लेट के यूट्यूब ऑन करके, कई चैनल हैं, खाली मतलब एक ही का मैं नहीं, कई चैनल से आप, हर चैनल में कुछ ना कुछ एक अच्छाई होती है, तो उसको देख के मैं सुनती रहती थी लीड लगा के। तो मैंने बस अपनी स्टडीज में सुना है और टेस्ट सीरीज लगाई है, बस यही। किताबों से दूर रही? बिल्कुल दूर रही। मुझे सफलता जरूर है मुझे मोटी किताब देख के हमेशा से ही डर लगता था। किसी को भी लगता है, और वास्तव में लगता है कि इतना मोटा तो एक ही किताब कैसे कोई पढ़ सकता है। आप एग्जाम में अगर वो लेके बैठ जाएं तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी याद रहेगा उसमें। अच्छा, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट पे अगर कोई आपसे कहे कि जैसे टाइम आपने तो 2-2.5 घंटे, किसी को हो सकता है 4-5 घंटे की जरूरत पड़े, तो ये पढ़ाई का तरीका और टाइम मैनेजमेंट ये कैसे करना चाहिए? मुझे लग रहा है कि आपका कुछ स्पेशल था जॉब के साथ। हाँ, मैंने तो यही बताया कि
बस रेगुलरिटी आपकी मेंटेन रहनी चाहिए, ये टूटनी नहीं चाहिए कभी कि आप 3-4 दिन भी गैप मत होने दीजिए। अगर आपका कोई, देखिए हर बार ऐसा होता है कि हम जो टाइम टेबल बना रहे हैं वो फॉलो नहीं हो पाता है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि अरे अब तो ये फॉलो ही नहीं हो पाया तो अब छोड़ो इसको, हटाओ, फिर देखा जाएगा, फिर नया बनाएंगे। तो ऐसा मत करिए, ये एक आपका हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है कि जैसा हम सोचते हैं हर समय वैसा नहीं होता है। कभी आपके घर में कोई गेस्ट आ जाएगा तो आपका उस दिन का पार्ट छूट जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि उस दिन आपको 10 मिनट भी नहीं मिलेंगे। आप उस दिन 10 मिनट करके कुछ करंट अफेयर्स ही पढ़ लीजिए, आप उस दिन 15 मिनट करके कुछ क्विज ही सॉल्व कर लीजिए, कुछ आप तो ऐसी ही सब आ गई कि ऑनलाइन ही करते जाओ। तो आपको उन सब छोटी छोटी, जैसे आप मान लीजिए मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, मेरी जो जर्नी रहती थी, मैं बहुत वैन से आती जाती थी, तो वो 2-2.5 घंटा, मतलब 5 घंटा मान के चलिए, 2 घंटा आने का 2 घंटा जाने का, तो मैं मैक्सिमम उसमें यूट्यूब सुनती रहती थी, तो मेरा काफ़ी कुछ उससे कवर हो जाता था, क्योंकि उस समय आप टेस्ट सीरीज तो नहीं लगा सकते, और आपसे कोई बात भी कर रहा है, आप बताइए, अपने बात का जवाब भी दीजिए। तो वो सब जो पीरियड, मतलब मुझे लगता था कि वैन का पीरियड, मेट्रो का टाइम पीरियड, अगर आप अपनी मतलब हर चीज़ में अवसर ढूंढने लगे तो ऐसी कभी सिचुएशन ही नहीं आएगी कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो अभी तो आप खंड शिक्षा अधिकारी के तौर पर काम कर रही हैं, और हमारी ये इच्छा है कि अगला जब इंटरव्यू हो तो जो भी आपके मन में अभी जो आपका सपना हो, क्या है मुझे नहीं पता, अभी इन्होंने मुझे बताया नहीं, पहले भी मुझे नहीं बताया था। एज ए बस टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए और कैसे फिर संपर्क हुआ, बातचीत हुई, तो कई एग्जाम्स क्लियर किया आपने, बीओ में फाइनल सिलेक्शंस भी हुए, तो अब आगे का जो सपना है वो तो पूरा ही होगा। बीओ की पोस्ट पे आप अभी क्या चैलेंज है, थोड़ा सा बात करेंगे 2 मिनट, कि उसमें क्या आपको लगता है, जैसे आप एज ए टीचर भी आपने वर्क किया है, अब आप उसी विभाग की अधिकारी बन गई हैं, तो तब और अब में क्या सोच में अंतर हुआ, क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए आपको, कुछ नया? देखिए, क्योंकि मैं खुद इस विभाग से जुड़ी थी बहुत पहले से, तो मुझे उसकी बेसिक चीज़ें बहुत पता है कि रूट लेवल पे कोई भी योजना चलाना और उनको साकार करना और बड़े लेवल पे बनना बहुत अंतर होता है, कि योजनाएं बनाने और उनका ग्रास लेवल पे आकर उनको प्रोसेस में लाना, तो काफ़ी अंतर होता है। तो मुझे बीओ बनके यही चीज़ दूर भी करनी है, और मतलब यही चैलेंज कि कैसे मैं उन योजनाओं को बिल्कुल धरातल पर लागू कर पाऊँ। जो मैं टीचर थी तो मैं नहीं उतना इनिशिएटिव ले पाती थी, तो अब मैं, जब मेरे पास पावर है, तो मैं टीचर्स की भी मजबूरी जानती हूँ, उनकी भी दिक्कतें, क्योंकि मैं दोनों तरफ से, मुझे उनका भी वो पता है कि हाँ, पेन पता है कि कहाँ कहाँ दिक्कत आती है, और तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि अगर मैं इस पर आई हूँ तो मैं ये सब चैलेंजेस दूर करने की कोशिश करूँ। सही है। और अगला मैं क्या सोचूं, अगला इंटरव्यू जब होगा आपका, तो आप किस पद पर रहेंगी, क्योंकि जर्नी तो जारी है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये रुकने वाली है, ये चलती रहेगी। फाइनली एसडीएम। फाइनली एसडीएम। तो एक विश है मेरी, और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी ये विश करनी ही है कि मैडम को अगली बार जब हम इंटरव्यू कर रहे हों तो एसडीएम के तौर पर देखें, और आपने जितना भी अभी तक आप लोगों के साथ हम लोगों ने जो साझा कर पाए हैं वो किया है, तो आपने जितना भी इसमें सीखा है, कोई क्वेरी होगी तो उसको डालिएगा, और कोई भी फिर से आ जाएंगी, आपकी क्वेरीज को दूर कर देंगी। और मेरे ख्याल से कि जो बातें हुई हैं टाइम मैनेजमेंट की, जो पढ़ने की, 2-2.5 घंटे पढ़ के भी किया जा सकता है, मोटी किताबों से बचा जा सकता है, ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे किया जा सकता है, तो इन सब बातों को वास्तव में फॉलो करना चाहिए। और कुछ बातें जैसे कई बार ऐसी भी आती है मार्केट में कि पढ़ना ही है, बहुत ज़्यादा मोटी मोटी किताबें, अधिकतर जो किसी लिस्ट पूछिए तो मैं आपको बताऊँ बहुत सारी किताबें होती है कि महीने में खरीदते लगेगा, क्योंकि सारी एक साथ मिलेंगी नहीं, और खरीद भी गई तो पढ़ते कई साल लगेगा, तो कुछ जो स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है, लास्ट में ये लगा। और महिलाओं के जो चैलेंज हैं, वो महिलाएं उससे बड़ी परेशान। देखिए, वो चैलेंज नहीं है, वो आपके लिए ईश्वर के गिफ्ट्स हैं, है ना, उनको चैलेंज मत मानिए, वो भगवान ने आपको गिफ्ट दिए, उनको एक्सेप्ट करिए, उनके साथ आगे बढ़िए। आप उनको अपना हर्डल्स क्यों समझ रही हैं कि ये मेरा वो है, ये आप सोचिए कि ये मेरे लिए एज ए एनर्जी बूस्टर है, मुझे इसको लेके आगे बढ़ना है। देखिए, हर आपदा में भी अवसर, आपदा में भी अवसर, बस आपदा में अवसर की तलाश। अगर आपको कोई चिढ़ा रहा है तो आप उसको पॉजिटिव ले लीजिए, अगर आपको कोई, देखिए, उसका चिढ़ाना तभी कामयाब होगा जब आपका रिएक्शन उसको मिल जाएगा। अगर वो चिढ़ा रहा है और आप चिढ़े ही ना, तो फिर उसका चिढ़ाना बेकार है, बेकार हो जाएगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। हाँ, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, लेकिन हो गया वो खुद। तो ये सारी बातें, ये कला आनी चाहिए, ये कला आनी चाहिए। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग में भी कहीं ना कहीं ये तो जिंदा रहने के लिए भी जरूरी है, पढ़ना पढ़ाना तो एक छोटा सा पार्ट ऑफ लाइफ है, बाकी जिंदगी तो जीनी ही है। और कई बार ऐसा भी होता है, जैसे कई बार हमने देखा है लोग इतना फ्रस्ट्रेट होते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ, ये है तो अब हम जान दे देंगे, और बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होकर पगलू की तरह घूम रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा मैनेज करना, कुछ बताइए आपके पास अगर कोई। देखिए, मैंने कई पीसीएस के अटेम्प्ट्स दिए, पर हर बार फाइनल सिलेक्शन नहीं मिला, तो उसमें ये नहीं है कि अब हम कर ही नहीं सकते। उससे मैंने ये देखा कि पिछले बार के मार्क्स से इस बार के मार्क्स मेरे ज़्यादा आए, यानी मेरा एफर्ट सही डायरेक्शन में चल रहा है, मैं पीछे नहीं हटी। हाँ, मैं ये नहीं कह सकती कि आपको गुस्सा
गुस्सा नहीं आएगा या आप निराश नहीं होगे। भाई हम ह्यूमन बीइंग हैं तो ज़रूर गुस्सा भी आएगा, हम निराश भी होंगे, खुशी में खुश भी होंगे। कोई वो तो है नहीं कि कोई हमें पत्थर हो तो हम पर कोई असर ही नहीं होना है, सब कुछ होना है। बट मैटर क्या करता है कि आप उन सब चीज़ों से कितनी जल्दी उबर आते हैं। जैसे मान लीजिए आज TCS का रिजल्ट आया और मेरा सिलेक्शन फाइनल नहीं हुआ, तो क्या मैं निराश नहीं होंगी निराश, पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन, थर्ड डे मेरा फिर से वही रूटीन शुरू हो जाता है कि ठीक है अभी तो मेरे पास इतने अटेम्प्ट्स बचे हैं, अरे नहीं हुआ, कितने लोगों का नहीं हुआ, सिलेक्शन तो कम लोगों का होता है, सबका सिलेक्शन थोड़ी ना हो जाता है। पर उससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए कि अपनी पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए, अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सपने का मिलने का एक समय होता है जो ऊपर वाले के हाथ में है। जो ऊपर, हाँ बिल्कुल यकीन है कि वो समय, देखिए ऊपर वाले के, जैसे हम बैंक में लॉकर होता है हमारा, तो उसकी 2 कीज़ होती हैं, एक कस्टमर के पास में होती है, एक बैंक वाले के पास में होती है। जब वो दोनों कीज़ लगती हैं तभी लॉकर खुलता है। तो बस मैंने यही सोचा कि अगर ऊपर वाला अपनी की खोल भी देगा पर हमारी एफर्ट वाली की नहीं रहेगी तो वो कभी नहीं खुलेगी। पर हम एफर्ट लगा रहे हैं, अभी उसकी की बाकी है, उसको टाइम कम मिल रहा है, इतना मैनेज करना है, पर लगाएगा जरूर वो पर अगर आपकी एफर्ट वाली की नहीं लगी होगी तो फिर उसकी की काम नहीं करेगी। तो यानी एफर्ट प्लस ऊपर वाले की जब हाँ लग कह देते हैं, पर उसका टाइम आता जरूर है। मतलब अगर उसके टाइम, उसके ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए कि वो टाइम आएगा। वो हम नहीं डिसाइड कर सकते कि वो टाइम कब आएगा, वो टाइम वो वही डिसाइड करेगा। हम सिर्फ कर सकते हैं अपना एफर्ट वाली की वो बराबर मेंटेन करें कि उसको जब भी फुर्सत मिलेगी तो वो की लगा देगा, और फिर हमारी ऑलरेडी लगी होनी चाहिए। तो अंत यहीं से हो रहा है कि अपना टाइम आएगा, बिल्कुल आएगा। एक दिन आएगा, तो हमको निरंतर प्रयास करना है, यकीन रखना है। तो ये हमारी बातचीत का यहीं पर बंद होता है, क्योंकि बहुत लंबा सेशन नहीं, आपके पास टाइम भी नहीं है, बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत सारी जिम्मेदारियां सारी होती हैं, और बहुत दिन से ये कोशिशें चल रही थी, तो आज ये मुलाकात हो पाई। देखिए आज इसका टाइम था तो हो पाया। ये भी बात है, ये प्रयास कई बार हुए हैं। आपसे हमारी बात हुई, हमने कहा कि चलिए किसी दिन बताइए, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करिए, क्योंकि मैं जब भी बात आपसे मेरी हुई है तो मैं बड़ा बहुत एनर्जेटिक फील करता हूँ कि हाँ कोई सफलता के बाद भी रुक नहीं रहा है, और सफलता भी के लिए कितनी ललक है, कितना एक जैसे बेचैनी होती है कि जब तक प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक वो हम रुकेंगे नहीं। तो मुझे दिखता था, इस बातचीत में कितना दिख पाया ये आप लोग बताएंगे। ये सेशन, ये जो हम लोग बातचीत कर रहे थे, इसको यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली बार, तब जब आप SDM बन जाएंगी। आप लोगों के जो भी कमेंट होंगे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनको डालिएगा, जो भी आपको अच्छा लगा उसको डालिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।